आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के आपके पहले लेक्चर में। लेकिन ये आपका पहला लेक्चर जो है वो लास्ट जो हम लोगों ने कल क्लास किया था उसके बाद का है बच्चों। यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो जो लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ लिए थे उसके बाद उन लोगों को ये चीजें आसानी से क्लियर हो पाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो इससे पहले 5 से 6 लेक्चर पढ़े थे उसमें हम लोगों ने अब तक इलेक्ट्रिक डाइपोल तक कवर किया था, मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं ये सब चीजें हमने जान ली थी। और इवन एक चीज और जाना था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसा कि मैंने बताया था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब उसकी वो टेंडेंसी जिससे वो क्षेत्र में घूमता है और अपने आप को क्षेत्र में संरेखित करने का प्रयास करता है। ऐसे केस में हमने बताया था आपको कि जो किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वेक्टर ऑफ p लिखा जाता है। यहाँ पर हमने बताया था कि ये किस पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल -q और +q करके होता है और इनके बीच की जो डिस्टेंस हमने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर कन्वीनियंस के लिए कह सकते हैं कि 12 मान लिया था। बहुत छोटी डिस्टेंस होती है बच्चों, आपको पता ही है। हाइड्रोजन हो गई, क्लोरीन हो गया या फिर कोई भी आपका एटम हो गया, उनमें 2 इलेक्ट्रॉनों जो भी है उनके बीच की डिस्टेंस है जिसको हमने 12 माना था। तो ये डाइपोल मोमेंट जो था वो उनके बीच की डिस्टेंस और चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर था। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। ये भी लिखा था आपने अगर याद हो तो। और फिर हमने एक होमवर्क दिया था कि आप इसका यूनिट और इसका डायमेंशन बच्चों मतलब विमा जो है वो लिख लेंगे। तो यूनिट और डायमेंशन किसी भी टर्म की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बात याद रखिएगा कि ये एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी बताई गई थी। तो इसकी जो दिशा होती है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज से लेकर के पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। कैसे होती है ये आपको याद होगा, ओके। तो यहाँ पर इसकी यूनिट हो गई, इसका होता है बच्चों कूलाम और इसका जो होता है वो होता है मीटर। तो इसकी यूनिट हो गई कूलाम इनटू मीटर। अगर मैं यही इसी के डायमेंशन के बारे में बात करूं तो इसका जो डायमेंशन होता है कूलाम का होता है बच्चों 80 याद आ रहा है और इसका होता है L, तो ये हो जाएगा फाइनली LTA या 80L लिख सकते हैं। लिखने का तरीका जो है LTA भी होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आज हम बात करेंगे इस डाइपोल मोमेंट का। सबका अपना अपना डाइपोल मोमेंट होता है। इस डाइपोल मोमेंट का एक एग्जांपल क्या होगा, एक एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। यदि किसी HCl परमाणु के बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं बच्चों, 10 एंगस्ट्रॉम है, तब इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछ लिया गया। सिंपली अगर मैं बात करूं कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे तो इसके लिए आपको पता होगा एक तरफ H+ एटम और एक तरफ Cl- एटम बना लिया कुछ इस तरीके से। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 एंगस्ट्रॉम भी दे दिया। आपको ये पता है ना कि एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो यहाँ पे जो आवेश होगा वो केवल एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से होगा। तो लीजिए जो आवेश है वो तो पता चल गया हमको, एक ही इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मतलब 1e के बराबर है। और ये होगा कितना, ये होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं बात करूं इनके बीच की दूरी, जो दूरी हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए लिया है, सहजता के लिए लिया है 12, वो टोटल बच्चों ये है आपका 10 एंगस्ट्रॉम। ध्यान दीजिएगा टोटल 12 की वैल्यू है 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम को आप चेंज करेंगे, एंगस्ट्रॉम को चेंज करते हैं तो 10⁻⁻10 और ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। लीजिए बच्चों, तो ये कूलाम और ये मीटर दोनों चीजें आ गई। अब इसका डाइपोल मोमेंट निकालिए, द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा इसका द्विध्रुव
आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 12। तो Q की वैल्यू आपने लिखी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और यहाँ पर आपने लिखा 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक, बस कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1.6 माइनस 19 और माइनस 9 बच्चों कितना आता है 10 टू द पावर माइनस 28 कूलम मीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख ही चुके हैं और कैसे इसका आंसर आया है, और इसी से रिलेटेड एक हम लोग अब देखेंगे एग्जांपल जो कि आपका होमवर्क होगा। आइए फटाफट से वो एग्जांपल देखते हैं जो आपको एनसीईआरटी का मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे करें। एग्जांपल नंबर 2, ओके। किसी निर्देशांक अक्ष पर 0, 0, माइनस 15 सेंटीमीटर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तथा 0, 0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर प्लस 4 माइक्रोकूलम तथा माइनस 4 माइक्रोकूलम के आवेश रखे गए। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिंपल है, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पे दिया है ये होता है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये होता है जेड अक्ष। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो हम इसको इस तरीके से नहीं बना लेंगे। यहाँ पर आपने दिखा दिया क्या, यहाँ पे आपने दिखा दिया जेड होता है एक्स, लेकिन कहीं भी दिखा सकते हैं। यहाँ वाई दिखा दिया, यहाँ आपने एक्स अक्ष दिखा दिया। आपको केवल उनसे मतलब है जिनकी वैल्यू दी हुई है, जिनकी वैल्यू मतलब जेड एक्स की वैल्यू दी है, तो आपने जेड को इधर दिखा दिया। तो इधर क्या होगा बच्चों, जेड डैश होगा, क्या बोलते हो, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, पता ही है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि एक पॉइंट कहाँ पर है, एक है आपका लोकेशन जो है वो 0, 0, 15, क्योंकि ये जेड एक्सिस को दिखा रहे हैं हम, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक पॉइंट और रिप्रेजेंट करना है, वो 0, 0 और यह है 15 सेंटीमीटर माइनस में। क्यों माइनस में? इसलिए क्योंकि ये इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक अक्ष होता है। यहाँ पर भी एक चार्ज रखा है, तो अगर मैं बताऊं -15 वाले पे, तो इधर एक चार्ज रखा हुआ है, क्या जरा देखिए ध्यान से, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, प्लस लिखा है, और यहाँ पर आपका इस वाले पर है क्रमशः लिखा है, यहाँ -4 माइक्रोकूलम का है। तो ये है आपका ओरिजिन। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको याद करनी होगी, ध्यान दीजिएगा बस। यहाँ से यहाँ 15 है, यहाँ से यहाँ 15 है, सेंटीमीटर में है बच्चों, तो सेंटीमीटर आपको चेंज करना ही होगा, और आपको एक कोई ये चार्ज लेना होगा, तो आप बताएंगे नहीं, आपको ये सॉल्व करना होगा। आइए फटाफट से देखेंगे कि आगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज क्या करें, क्योंकि अब तक हमने जो वैद्युत क्षेत्र निकाला था वो सिर्फ बिंदु आवेश के कारण निकाले थे। आज हम देखेंगे कि अगर मेरे पास डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। आइए फटाफट से। द्विध्रुव क्षेत्र, द्विध्रुव क्षेत्र मतलब द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। इसमें सबसे पहला जो केस होगा वो होगा द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर। द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर, तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति मतलब ऑन एंड पोजीशन पर हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ पे जरा सोचिए कि यहाँ पर एक डाइपोल है जो -q एक तरफ +q दिखा दिया है, ये डाइपोल हो गया। इस डाइपोल के कारण देखिए दो हम लोग बेसिक एक्सिस पहले जानेंगे।
अगर हम इस डाइपोल के इस वाली लाइन पर कहीं भी होंगे तो इसे हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थिति। ओके, ये अक्षीय स्थिति है जो कि हम लोग बात कर रहे हैं। और इस डाइपोल के ठीक मध्य बिंदु पर एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग ओरिजिन या फिर मध्य बिंदु मिड पॉइंट ओ से रिफर करते हैं। तो किसी भी सिस्टम का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो उसका बेस होता है। तो ये इसका बेस है, इसी बेस से सारी दूरियां मापी जाती हैं। जैसा आपने दर्पण में पढ़ा था ना, दर्पण में अगर आपने देखा होगा कि दर्पण का जो मध्य बिंदु हुआ करता था ध्रुव, उसी से सारी दूरियां हम लोग कैलकुलेट करते थे। और लेंसों में आपने देखा होगा उसका मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र हुआ करता था, तो सारी दूरी हम लोग प्रकाशिक केंद्र से निकालते थे। यहाँ पे जो आपका मध्य बिंदु है वो ओ है, तो सारी दूरियां किससे निकाली जाएंगी? ओ से, मध्य बिंदु से। तो यहाँ पर मान लीजिए इसे मिलाने वाली रेखा पर यहाँ पर कोई पॉइंट है, वो कहीं भी हो सकता है, इधर भी कहीं पर भी आप ले सकते हैं। तो या तो फिर यहाँ भी ले सकते हैं। ये पूरी लाइन जो आपकी इस डाइपोल को ज्वाइन करेगी, मिलाएगी, वो सब आपकी अक्षीय स्थिति होगी। इस अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर वो पॉइंट है P है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको याद है बच्चों ना कि हमने बताया जब भी आप किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो वहां पर हमेशा एक बहुत छोटा सा चार्ज रखा जाता है जिसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता। उस चार्ज का नाम होता है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज होगा वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा? फील्ड ऑब्जर्व करेगा, वैद्युत क्षेत्र को अनुभव करेगा और हमें हेल्प करेगा वैद्युत क्षेत्र निकालने में। तो यहाँ पर दो चार्जेस हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो लेंथ होती है वो हम अपनी सुविधा अनुसार 12 मानते हैं, तो इसको अलग अलग देखिए करने में आसानी हो गई, हुआ ना। यहाँ से आधा L, यहाँ से आधा L। अगर हम L माने होते तो L/2 करना पड़ता, मतलब प्रॉब्लम थोड़ी सी आती। ठीक, तो यहाँ पे L, यहाँ पे L, क्योंकि आपको याद होगा ना कि डाइपोल एक बहुत ही छोटा सिस्टम है, जिनके बीच की डिस्टेंस तो वैसे ही ऑलमोस्ट बहुत छोटी हो जाएगी। अच्छा, ओके, बात करेंगे कि इसके वजह से पहले यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की, तो क्या ये इस पर वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव डालेगा? तो इसका जवाब है हाँ, डालेगा। तो इसकी यहाँ से जो दूरी होगी बच्चों, जब ये इस पर डालेगा वो दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की r है, तो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी r-l। बात समझ में आई? यहाँ से मतलब प्लस q से जो p की जो डिस्टेंस होगी इस बिंदु की, इसी दूरी r-l। सिमिलरली अगर मैं बात करूं माइनस q से p की जो दूरी होगी वो होगी r+l। लीजिए भाई, आपका प्लस q से p की डिस्टेंस मिल गई और माइनस q से p की डिस्टेंस मिल गई। अब आपको r से और l से कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे चल करके। ओके, तो आइए चेक करते हैं कि अब एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड इस आवेशों के कारण p पर क्या होगा। अच्छा, जो बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, नहीं जाना, तो मैं बता दूं बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र हुआ करता था बच्चों, वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये होता था फॉर्मूला, इससे पहले जो बिंदु आवेश के कारण हम लोग पढ़ते थे। तो बिंदु आवेश, लेकिन ये बिंदु आवेश नहीं है, ये दो आवेश है ना, जिसे डाइपोल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले तो टारगेट देखिए, द्विध्रुव, द्विध्रुव, ये द्विध्रुव है। इसका अपने हिसाब से कुछ नाम रख सकते हो आप, ए बी रख सकते हो। तो द्विध्रुव ए बी के अक्षीय स्थिति पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, जहां इसके प्रत्येक आवेशों से दूरियां क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं प्लस क्यू से बात करूं तो r+l है तथा r-l, ठीक है। एक एक करके अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से पहले मैं बात करूंगा कि B वाला उस P पर कैसा इफेक्ट डालेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
बी इस पर इफेक्ट डालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो आइए चेक करते हैं प्लस क्यू के कारण। ठीक है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला बच्चों वेक्टर E1 डायरेक्शन जरूरी है, उसी को देख करके लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना तो ठीक है। ये कौन है? चार्ज है। डिस्टेंस बच्चों यहां से यहां तक की कितनी है? r माइनस एल। लिखिए r माइनस एल। इसका आपको क्या करना होगा? स्क्वायर, क्योंकि दूरी का वर्ग होता है। दिशा भी लिखनी जरूरी है, तो दिशा भी इसको, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा? बाहर की ओर पुश करेगा, करेगा ना। ये प्लस है, यहाँ टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं E1 और बाहर की ओर इसने ढकेला, इसलिए वेक्टर का डायरेक्शन दे दिया। तो इसका दिशा दे दीजिए आप, B से होगा बाहर की ओर, मतलब P की ओर होगा। बात समझ आ गई? तो इसे आप लोग चाहे तो आई कैप भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग डायरेक्शन जो है वो पॉइंट से ही डिसाइड कर लेंगे। पुनः अगर मैं बात करूं बिंदु ए पर, अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये सब कुछ वैसे ही रहेगा बच्चों। यहाँ पे अब इस बार E2 लिखिएगा, वेक्टर लगा दीजिएगा। ध्यान दीजिए, अब इसके कारण भी तो उस पर वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, तो इसका वैल्यू आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि आप जानते हो Q अपॉन डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की। और ये क्या है? क्या ये है बच्चों? r प्लस एल है। इसका स्क्वायर भी करना होगा, उस वाले फॉर्मूले से एक एक करके लगा रहे हैं। अब ये माइनस है बच्चों, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो भी होता है पॉजिटिव होता है, तो ये अपनी ओर खींचेगा। भाई आ जाओ अंदर, अंदर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिसका नाम आप E2 लिख सकते हो। क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। अंदर की ओर क्योंकि माइनस है, प्लस को खींचेगा, तो दिशा इस बार क्या होगी? P से लेकर के A की ओर होगी। लीजिए, ये हो गया एक दिशा, ठीक है, राइट, एक दिशा लेफ्ट, दोनों दिशाएं ऑपोजिट। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 चाहे तो मान सकते हैं, लेकिन इसको आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। थोड़ा बताइएगा परिणामी में कैसे निकालेंगे? अगर दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी तो आप इन्हें क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो वेक्टर ऑफ जो बड़ा हो। बड़ा देखिए वही होता है जिसका हर छोटा होता है, इन दोनों में हर इसका छोटा है, तो आप लिख सकते हो E1 माइनस E2। ठीक, वैसे तो आप सुपरपोजिशन लगा रहे हो ना, तो घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अब चाहे तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे और डायरेक्शन के हिसाब से डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो आइए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो गया Q अपॉन R, पहले E1 की जगह पे जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, माइनस, ठीक, दिशा विपरीत है। ठीक, तो ऐसे केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सभी में है, ठीक, Q भी दोनों में सेम ही है, तो Q भी कॉमन हो सकता है। क्या अंदर क्या बचा बच्चों? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और फिर हो गया माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसको फटाफट से हो जाएगा, लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लीजिए दोनों का। बच्चों आपको पता है इन दोनों का एलसीएम क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या? r माइनस एल और r प्लस एल, दोनों पे स्क्वायर है, तो ब्रैकेट लगा करके दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। एक बार ये इधर जाएगा, ये इधर, ऐसे ही ना एलसीएम लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, माइनस वाला कटा, प्लस वाला ऊपर जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस, फिर r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लीजिएगा, इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इसको लिख पाएंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और यहाँ पर आपने लिखा माइनस, इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और डिस्टेंस, ठीक है, नीचे क्या दे देगा आपको? ये देगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाहर में होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? इसके आगे देखिए, इज इक्वल टू, वहां पे देखिएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? देखिए आर स्क्वायर वाला टर्म, एल स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, बचा 2rl लिखा जा सकता है इसको 4rl ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या लिखा जा सकता है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर थोड़ा सा इसको पहचानिए तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो है, लेकिन L जो है वो R की तुलना में छोटा है। आपको याद है ना, ये बहुत छोटा होता है, तो इसमें L जो है वो आधी लंबाई है। तो सिंस जो है वो L छोटा है किससे? R से। L जो छोटा है इससे, तब जब छोटी क्वांटिटी का वर्ग करोगे ना आप L स्क्वायर, तो वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा किससे? आर स्क्वायर की तुलना में। घटाना तो आपको आर स्क्वायर से ही है ना, एल स्क्वायर काफी छोटा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 0.1 का स्क्वायर करने की, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.00 और आपका हो जाएगा 0.1, तो ये और ज्यादा छोटा हो गया। तो इस तरह छोटी क्वांटिटी का वर्क करने पर और छोटी होती है, और जिससे ये घटाने पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो ऐसे केस में जो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है ना, उसको हम छोड़ देते हैं। तो छोटा कौन है? L छोटा है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा कौन है? L स्क्वायर। तो छोड़ेंगे आप L को नहीं, L स्क्वायर को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर, तब L स्क्वायर को छोड़ने पर, छोड़ दीजिए इसको, तब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं दिक्कत है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते ही थे, ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, और यहां से इसको हम 1 लिख दें तो देखो क्या लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, 2 इंटू क्यू इंटू एल, इसको एक साइड, और 2 इंटू आर इंटू एक साइड। ठीक है, 2 इंटू आर एक साइड, और नीचे बच्चों क्या होगा? नीचे आपने एल स्क्वायर को छोड़ दिया, आर स्क्वायर बाहर में स्क्वायर, कहां गया? एल स्क्वायर, तो उसको आपने लीव कर दिया एल स्क्वायर को छोड़ने पर। तो ये हो जाएगा, यहां से हमने क्यू को देखिए यहां रखा हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहचानिए इसको, अभी अभी आपने पढ़ा था इसको, डाइपोल मोमेंट होता है P, और ये हो जाएगा 2, और ये हो गया R, और नीचे हो गया R⁴। एक R कैंसिल हुआ तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³। ओके, ध्यान दीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसका डायरेक्शन किसके फेवर में जाएगा? उसके फेवर में जाएगा जो बड़ा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी दूरी कम है, ये स्ट्रांग होगा, तो फेवर में किसके जाएगा? E1 के फेवर में जाएगा। जो दिशा आपको दिखानी होगी, अगर वेक्टर लगा दोगे, आपको अगर आपको दिशा बतानी हो तो वेक्टर लगा करके बताओगे कि इसकी दिशा जो होगी, जो दूरी कम है उसका प्रभाव अधिक होगा, मतलब इसकी दिशा जो होगी वो B से P की ओर होगी, या फिर आप इसको I कैप भी ले सकते हैं। तो ये कहानी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के परिणामी वैद्युत क्षेत्र की। अगर मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को न बदलूं, मतलब फिक्स कर दूं जैसा कि होना भी चाहिए, ये फिक्स है, तो ऐसे केस में अगर P की वैल्यू फिक्स है तो R की वैल्यू अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। तो हम इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू P को अगर फिक्स कर दिया जाए तो R³ के हिसाब से ये क्या होगा? बदलता जाएगा। ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू 1/R³, मतलब अगर द्विध्रुव आघूर्ण फिक्स है तो ये यहाँ कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र तेजी से क्या होगा? घटेगा। जबकि हम लोग जब बिंदु आवेश के कारण पढ़ते थे बच्चों, तो वो किस पर डिपेंड करता था? R² पे। और जब हम डाइपोल के कारण निकालते हैं तो ये डिपेंड करता है R³ पे। डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना? यही हम फैक्टर यहाँ पे समझ पाए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम इसके निरक्ष में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नोट्स कंप्लीट करिए, क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा।